सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पवन खांडा होम इकोनॉमिक्स में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8th का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर आगे कंटिन्यू डिस्कस करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर अपना जो दीवानी राइट है, यानी कि जो फाइनेंशियल राइट है, वो हासिल किया। इसके बारे में हम डिस्कशन किया था और अब हम आगे इसमें कंटिन्यू करते हुए आगे का इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक आपके सामने लिखा है वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब इससे पहले के जो पैराग्राफ में दिया हुआ है और इसके पहले के वीडियो मैंने बताया भी था कि रेवेन्यू का जो राइट हासिल किया अंग्रेज़ों ने, किससे? मुग़ल बादशाहों से। उसके बाद से बंगाल के अंदर क्या हुआ, एग्रीकल्चर की कंडीशन ख़राब हो गई। उसके 2-3 कारण बताए थे। एक तो अकाल पड़ गया, किसानों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये लगा कि एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है उसको क्या करना है, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इन द इकोनॉमी वाज इन रून्स। रून्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, मतलब कि एकदम ख़राब कंडीशन होना। रून्स का मतलब होता है बैड कंडीशन। रून्स कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप देख सकते हो कि अगर कंपनी के ने रेवेन्यू का राइट हासिल कर लिया, लेकिन लोगों की, जो फार्मर्स थे, उनकी एग्रीकल्चर ही अच्छी नहीं होगी, उनकी खेती अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, क्रॉप अच्छी नहीं होगी, तो उनको ज़्यादा पैसा या रेवेन्यू कैसे मिलेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हमें इस एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। ये उन्होंने फार्मर्स के लिए नहीं सोचा कि फार्मर्स का इससे भला होगा। ये इन्होंने इसलिए सोचा कि अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा, कल्टीवेशन ज़्यादा होगा, क्रॉप ज़्यादा होगी, तो हमारे को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। तो उन्होंने जो भी बात सोची वो अपने फ़ायदे के लिए सोची। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड। एनकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, है ना, मोटिवेट करना। तो लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। उन्होंने कहा कि भाई लैंड को, जो लैंड का सिस्टम है उसको, इन्वेस्टमेंट है लैंड में, वो हमें बढ़ाना है और जो एग्रीकल्चर है उसे इम्प्रूव करना है। ज़्यादातर जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने इस बात को मान लिया। हाउ वाज दिस टू बी डन? अब ये कैसे हो कि आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, यानी कि 2 डिकेड, डिकेड का मतलब आप समझते हैं 1 साल का, 10 साल का एक डिकेड होता है, तो 2 डिकेड्स का मतलब हो गया 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तक डिबेट हुई इस बात पर कि किस तरीके से हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। बच्चों, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट? तो आप देखिए कि 20 ईयर्स तक डिस्कशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया सिस्टम लेके आई लैंड डेवलपमेंट का या एग्रीकल्चर के इम्प्रूव करने के लिए, और वो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या था कि बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकास वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जो उस समय के राजा थे या तालुकदार थे, उनको अंग्रेजों ने नाम दिया ज़मींदार। तो ये जो ज़मींदारी का सिस्टम जो है वो हमारे देश में ब्रिटिश ही लेकर के आए, अंग्रेज ही लेकर के आए। और उन्हें क्या कहा गया कि देवर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब इन्होंने ये सिस्टम बनाया कि इन्होंने ज़मींदार बना दिए, एक तरह से वो एजेंट होते थे। ये जो ज़मींदार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एजेंट थे। वो पीजेंट से, किसानों से, फार्मर से टैक्स को कलेक्ट करते थे और फिर उस टैक्स को क्या करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाते थे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। अब इसको परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इन जमींदारों से कहा कि आपको हमें एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करना है, हर साल देना है। मान लीजिए किसी ज़मींदार से कहा कि आपको 1 लाख रुपया हर साल का हमें एज अ टैक्स देना है। अब उसके ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो ज़मींदार अपने पास रख लेगा, और 1 लाख रुपये किसको दे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। और ये भी कहा कि इसको फ्यूचर में वो कंपनी बढ़ाएगी नहीं। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स
एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। कंपनी को ऐसा लगा कि अगर हम ये अमाउंट फिक्स कर देंगे तो ज़मींदार क्या करेंगे, अपने एरिया में, ज़मींदारों के एरिया बटा हुआ होता था कि जैसे मान लीजिए कि एक ज़मींदार के कंट्रोल में 10 गांव आते या 20 गांव या 50 गांव आते, तो वो जो ज़मींदार है उन 50 गांवों के किसानों से टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। अब बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों को क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है कि हर साल एक परमानेंट पैसा, फिक्स पैसा, वो हम बढ़ाएंगे भी नहीं, कि आपको इतना पैसा हमारे को हर साल देना है। तो ज़मींदार को ये फिक्र नहीं थी कि मेरा पैसा जो मेरे को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है वो बढ़ेगा। तो वो क्या करता, अपने उसके अंदर वो कर सकता था कि किसानों के लिए लैंड में कोई काम करता, इम्प्रूवमेंट करता, लैंड का बेटरमेंट के लिए, है ना, खेती के बेनिफिट के लिए कोई काम करता। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट would not be increased, the जमींदार would benefit from increased production from the land। और अब अगर लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ता है या टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो उसका फ़ायदा किसको होगा, ज़मींदारों को होगा, क्योंकि ज़मींदारों को तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको तो फिक्स अमाउंट देना है। सपोज़ करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी ज़मींदार को कहा कि उसको जो है 1 लाख रुपया हर साल देना है। अब उस ज़मींदार के पास शुरू में मान लो 1,50,000 रुपये कलेक्शन हुआ, 50,000 उसने अपने पास रख लिया और 1 लाख किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे के सालों में उसके गांव में या उसके जो एरिया है उसके अंदर टैक्स कलेक्शन उसको बढ़ गया। वो जो बढ़ा हुआ टैक्स कलेक्शन है वो किसके पास जाएगा, वो तो ज़मींदार के पास ही रहेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो उसको कितना देना है, उसको तो 1 लाख रुपये देना है। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट किसको मिला, ज़मींदारों को मिला। लेकिन इस सिस्टम में भी क्या हुई, कुछ प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, देखिए, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। लेकिन जो जमींदार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये उम्मीद कर रही थी, ये मतलब उनको लग रहा था कि ज़मींदार जो है वो लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, खेती को सुधारेंगे, लेकिन ज़मींदारों ने ऐसा नहीं किया। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। लेकिन जो अंग्रेजों ने फिक्स तो कर दिया, लेकिन जो अमाउंट फिक्स किया वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदारों को वो पैसा कलेक्ट करना ही क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत भारी पड़ गया। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इज जमींदारी। और अगर कोई ये पैसा अंग्रेजों को देने में फेल हो जाता था तो अंग्रेज उसकी वो ज़मींदारी क्या कर लेते थे, छीन लेते थे और उसको ज़मींदारी से हटा देते थे। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और फिर ये कंपनी क्या करती थी, उस जमींदारी का ऑक्शन करती थी। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। नीलामी का मतलब होता है कि कोई चीज़ को हम बेचते हैं तो एक तो हम करते हैं कि उसको फिक्स रेट पर बेच देते हैं, एक हम ये करते हैं कि 10, 15, 20 लोग आ जाते हैं और फिर हम जो उस पर ज़्यादा रेट लगाएगा उसको हम वो सामान देते हैं, तो वो होता है ऑक्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके से जो ज़मींदारी जो सिस्टम था उसका भी क्या करना शुरू कर दिया, ऑक्शन करना शुरू कर दिया। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, यानी कि ये बात हो गई लगभग 1910 के आसपास, 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1800 साल बीत चुके। तो द सिचुएशन चेंज की जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। द प्राइजेज इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। अब मार्केट में जो प्राइजेज है वो बढ़ गए और जो कल्टिवेशन थी वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब जमींदारों की इनकम तो बढ़ गई लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो फिक्स पैसा ही उनसे ले रहे थे। इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, परमानेंट सेटलमेंट पड़ा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फिक्स अमाउंट रख दिया था कि आपको इतना अमाउंट हमारे को हर साल देना है। तो अगर ज़मींदारों को रेवेन्यू बढ़ा तो उस बढ़े हुए रेवेन्यू का ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। इवन दैन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। जमींदार तो अभी भी लैंड को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। सम had lost their lands in the earlier years of the settlement, others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of the investment. As long as the zamindar could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. यानी कि जब तक उनको रेंट मिलता रहता, लगान मिलता रहता या किराया मतलब जिसे हम टैक्स कहते हैं, ये ज़मींदारों को मिलता रहा, तो इन्होंने तब तक लैंड को या एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कतई नहीं सोची, बिल्कुल भी इन्होंने नहीं सोची। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके अंदर आता है, दैट इज अबाउट द ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। अब देखिए एक और सिस्टम बात हुई कि अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनके लिए एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव हो गया। एक्सट्रीमली का मतलब तो आप समझते हैं बहुत ज़्यादा, और ऑप्रेसिव का मतलब हो गया कि जैसे एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो जाना, मतलब कि उनका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा था, बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। कि द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। अब एक तो उसको ज़्यादा टैक्स देना था, किसको, फार्मर को, और उसका जो लैंड पर राइट था वो भी क्या था, इनसिक्योर था। लैंड पर राइट इनसिक्योर इसलिए था कि अगर किसान रेंट चुका नहीं पाता था, रेंट नहीं दे पाता था ज़मींदार को, तो ज़मींदार क्या करता था, फार्मर से उसकी ज़मीन छीन लेता था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब रेंट देने के लिए, रेंट चुकाने के लिए उसको क्या करना पड़ता था, मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। मनी लेंडर का मतलब होता है जो लोगों को इंटरेस्ट पे, ब्याज पर पैसा उधार देता है। तो फार्मर को क्या करना पड़ता था, मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। एविक्टेड का मतलब EVICTED, एविक्टेड का मतलब होता है निकाल देना। तो फार्मर को क्या करते थे, लैंड से निकाल देते थे। एंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस। जिस लैंड पर वो कई पीढ़ियों से, कई सालों से वो खेती करता था, उस लैंड से किसान को इविक्ट कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। आगे चलते हैं। अब अंग्रेजों को ये सिस्टम भी पसंद नहीं आया, तो एक नया सिस्टम उन्होंने जनरेट किया। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस। देखिए आपके बॉक्स में एक लिखा हुआ है महल, एक वर्ड लिखा हुआ है महल। महल का मतलब है, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। महल अंग्रेज एक एरिया को ही बोलते थे, और उस एरिया में या तो कोई एक गांव आता था या कई गांव मिलकर के एक महल बनता था। अब नया सिस्टम इन्होंने क्या डेवलप किया कि बाय द अर्ली 19th सेंचुरी many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed। अब इन्हों ये लगा कि ये जो रेवेन्यू का सिस्टम है इसको क्या करा जाए, चेंज किया जाए। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। उन्हें लगा कि कंपनी किस तरीके से अपने रेवेन्यू को फिक्स कर सकती है जबकि उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा था, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो अपना रूलिंग सिस्टम उन्होंने बना रखा था, कहीं मतलब तहसीलदार लगाया, कहीं कलेक्टर लगाया, कहीं अपने ऑफिसर्स लगाए, वो जो सारा सिस्टम देखते थे, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे आप देखते हैं अपने ज़िले के अंदर कलेक्टर, SP, पुलिस इंचार्ज, है ना, और बहुत सारे कर्मचारी लगे होते हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो सिस्टम को संभालते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनका खर्चा होता है। तो अब खर्चा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ गया, और उन्होंने रेवेन्यू को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि जो सिस्टम था वो क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, तो उसको उन्होंने फिक्स कर दिया। तो अब इनको लगा कि इस सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो देखिए इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल, जो बंगाल का जो उत्तर पश्चिम इलाका था, नॉर्थ वेस्टर्न जो इलाका था, प्रेसिडेंटली मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। अभी इसका ज़्यादातर हिस्सा किस में आ गया, उत्तर प्रदेश में आ गया। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकनीज डिवाइस द न्यू सिस्टम विच केम इन टू इफेक्ट इन 1822। हॉल्ट मैकनीज था, उसने एक नया सिस्टम डेवलप किया। और क्या सिस्टम डेवलप किया कि ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। उसने कहा कि विलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब इसको बचाना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। कलेक्टर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय पर ही कलेक्टर बना दिए थे, तो उसने कहा कि उसके डायरेक्शन में जो कलेक्टर थे वो गांव-गांव गए, हर गांव में वो चले गए। इंस्पेक्टिंग द लैंड, लैंड को इंस्पेक्ट किया, लैंड की जांच की। मेजरिंग द फील्ड, जो खेत थे उनको नापा। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स।
जो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो डिफरेंट कस्टम थे, कल्चर था, उनके जो कई तरह के जो कह सकते हैं कि ट्रेडिशंस थे, उन सब को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया, उनको रिकॉर्ड किया गया। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज was added up to calculate the revenue that each village महल जिसको हमने नाम एक विलेज को महल कहा had to pay। और कलेक्टर्स को ये कहा गया कि वो खेतों में जा कर के, गाँव में जा कर के इस बात का एस्टिमेशन करे, इस बात का अनुमान लगाए कि इस गांव से कितना रेवेन्यू आ सकता है। पहले क्या था सिस्टम कि ज़मींदारों को कह दिया कि भाई इतना पैसा हमारे को चाहिए, उसको देखा नहीं कि वहाँ से आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कम है कि ज़्यादा है। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स कर दिया कि भाई इस गांव में से हमारे को इतना पैसा चाहिए। लेकिन अब इन्होंने ये जो हॉल्ट था, इसने ये कहा कि वो हर गांव में कलेक्टर्स को भेजा और वहाँ से उन्होंने क्या करा, एक एस्टिमेशन लेके आए कि कितना पैसा उस गांव से कलेक्ट किया जा सकता है, और उस गांव को उन्होंने नाम दिया महल। द डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, और उसकी जो डिमांड है पीरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम क्या होती जाती थी, चेंज होती जाती थी। मतलब उस डिमांड को क्या करते थे, ये बढ़ा देते थे। नॉट परमानेंटली फिक्स, और उसको जो परमानेंटली फिक्स पहले किया हुआ था वो अब परमानेंटली फिक्स उसको नहीं किया। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, और उस गांव से जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो चार्ज था वो किसको दिया गया, उस गांव के हेडमैन को। जैसे गांव में सरपंच होता है या मुखिया होता है, उस तरीके से गांव के किसी हेडमैन को उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने का चार्ज दिया गया। रादर देन द जमींदार, बजाय किसके, जमींदार को वो चार्ज देने के, वो चार्ज किसको दिया गया, उस गांव के मुखिया को दिया गया। दिस सिस्टम केम टू नोन एज द महलवारी सिस्टम, और इसी सिस्टम का नाम क्या पड़ा बच्चों, महलवारी सिस्टम पड़ा। क्वेश्चन आपके आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय महलवारी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा महलवारी सिस्टम क्या है। फटाफट से मैं इसको एक बार वापस समझा देता हूँ कि जो हॉल्ट था, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने क्या किया, अपने कलेक्टर्स को गांव में भेजा। कलेक्टर क्या करते थे कि वहाँ की जो लैंड थी, एग्रीकल्चर थी, उसके हिसाब से ये एस्टिमेट लगाते थे, एस्टिमेशन लगाते थे कि इस गांव से हमें कितना टैक्स जो है वो कलेक्शन हो सकता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उस गांव के किसी हेड को उस टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी दे देती बजाय जमींदारों के, और ये टैक्स पीरियोडिकली बढ़ता था, ये फिक्स नहीं रहता था, ये टैक्स कलेक्शन जो है वो पीरियोडिकली बढ़ता था। ये होता था महलवारी सिस्टम। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है मुनरो सिस्टम। अब और कुछ भी सिस्टम डेवलप किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा, और एक सिस्टम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों, लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है द मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम क्या है, देखिए आपके सामने एक फ़ोटो है, और ये फ़ोटो किसका है, थॉमस मुनरो। ये गवर्नर था मद्रास का 1819 से लेकर के 26 तक का। तो गवर्नर जो मुनरो था उसने क्या सिस्टम डेवलप किया कि इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ये जो अभी हमने बात करी, ये बंगाल में बात करी, ये सारा जो सिस्टम था वो कहाँ चल रहा था, बंगाल के अंदर चल रहा था। अब जो हम बात करेंगे वो किसके अंदर बात करेंगे, साउथ के अंदर। तो मद्रास का जो गवर्नर था वो मुनरो था, उसने एक नया सिस्टम वहाँ पर डेवलप किया और उसी को नाम दे दिया गया मुनरो सिस्टम, उसके नाम से। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड, डिवाइज का होता है किसी चीज़ की खोज करना, द न्यू सिस्टम डिस्कवर। तो द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज केम टू बी नोन एज द रेयतवार, इसको नाम दिया गया रेयतवारी या रेयतवार। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वार्स विथ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के साथ जो साउथ में लड़ाई हुई उसके बाद जो है कैप्टन अलेक्जेंडर ने कुछ चीज़ों को स्टडी किया, कुछ समझा, कुछ जाना कि सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, ठीक है, सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, इसको बाद में किसने डेवलप किया, थॉमस मुनरो ने। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड इन ऑल ओवर साउथ इंडिया। हालांकि इस सिस्टम को लेके तो कैप्टन अलेक्जेंडर आया था, लेकिन पूरे साउथ इंडिया में इस सिस्टम को डेवलप करने का काम किसने किया, वो किया था मुनरो ने, थॉमस मुनरो, इसलिए इसका नाम पड़ गया थॉमस मुनरो। रीड एंड मुनरो, ये दोनों जो मतलब कैप्टन अलेक्जेंडर रेड और मुनरो जो थे, उन्होंने ये फील किया कि इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स, कोई ट्रेडिशनल जमींदार थे नहीं।
द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, रेयोट्स, कल्टिवेटर को कहते थे रेयोट। कल्टिवेटर का मतलब होता है जो खेत पर खेती करता है, जो कल्टीवेशन का काम करता है उसको कल्टीवेटर कहते हैं। एक होता है ज़मीन का मालिक, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़मीन का मालिक है वही खेती करे, ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन किसी और को दे सकता है खेती करने के लिए, तो जो उस ज़मीन पर खेती करेगा वो होगा कल्टीवेटर। तो अब इन्होंने जो साउथ में सिस्टम था टैक्स कलेक्शन का, वो क्या था, डायरेक्ट उस कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्शन होता था। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, वही जो कई सालों से जो ज़मीन जोतता आ रहा था उसको क्या कल्टीवेटर को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। तो मुनरो ने भी क्या किया, इनके खेतों को, वैसे सिस्टम है जो महलवारी सिस्टम था कि मुनरो ने क्या किया, इनके खेतों को नाप जोक करी, ये एस्टिमेट निकाला कि इस मतलब एक विलेज से या एक खेत से हमें कितना टैक्स मिल सकता है। मुनरो थॉट दैट द British should act as a paternal father figures protecting the riots under their charge। लेकिन मुनरो ने फार्मर्स के लिए भी बात सोची कि उसको ये लगा कि फार्मर्स के बेनिफिट के लिए और लैंड और कल्टीवेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। तो यहाँ तक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है बच्चों। वीडियो काफ़ी बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर तो बहुत लंबा है, तो एक वीडियो में ये पूरा लेसन नहीं पढ़ाया जा सकता, तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में, तो आप अपना बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।